Hello friends, I hope you're doing good. Let's get started with today's edition. पार्लियामेंट में कल नो कॉन्फिडेंस मोशन पर डिबेट का दूसरा दिन था। कल राहुल गांधी और अमित शाह अमंग अदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स अपनी स्पीच देते हैं। इस टॉपिक को हम इस वीडियो के मिड पार्ट में डेडिकेटेडली डिस्कस करेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन, पार्लियामेंट के बाकी और मोशंस, लोकसभा और राज्यसभा की स्पेशल पावर्स, इनको हमने कल मेंशन किया था। ये डिटेल नोट्स में भी इंक्लूडेड थी। आई होप आपने इनको पढ़ा होगा और अपने नोट्स में इंक्लूड कर लिया होगा। ये न्यूज़ मेंस के पर्सपेक्टिव से माइल्डली रेलिवेंट है। बृजभूषण शरण सिंह, इनकी दिल्ली के एक सब ऑर्डिनेट कोर्ट में हियरिंग चल रही है। उस हियरिंग के दौरान उन्होंने बोला है कि उन्होंने एथलीट्स को सिर्फ हग और टच किया था बिना किसी सेक्सुअल इंटेंशन के, इसलिए उन पर चार्जेस ना लगाए जाएं। और इस न्यूज़ को मैं कॉन्ट्रास्ट करना चाहूँगा कल की पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में हुए एक इंसिडेंट से, जिसमें राहुल गांधी ने एलिजिडली एक फ्लाइंग किस का जेस्चर किया था और उनके इस जेस्चर को काफ़ी टाइम लगा के कंडेम भी किया गया है उस ही पार्टी ने जिस पार्टी से बृजभूषण शरण सिंह बिलोंग करते हैं। आई होप आपको हरियाणा में रिसेंटली हुए कम्युनल वायलेंस के बारे में पता होगा। इस वायलेंस का एक आफ्टरमैथ ये है कि वहां पर रहने वाली मुस्लिम फैमिलीज ने अपनी सेफ्टी की वजह से कहीं और माइग्रेट कर लिया है, और क्योंकि ये सेक्शन हरियाणा की इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड लेबर का मेजर पार्ट था, उनके वहां से माइग्रेट करने के बाद हरियाणा की इंडस्ट्रीज में लेबर की शॉर्टेज हो गई है। और इसी शॉर्टेज की कंप्लेन करते हुए कल वहां के ट्रेड यूनियन एसोसिएशंस ने प्रोटेस्ट किया है। ये जनरल कम्युनल वायलेंस का टॉपिक और ट्रेड यूनियंस मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ऐसी केस स्टडीज को यूज करके आप अपने आंसर्स को एनहांस कर सकते हैं। केरला स्टेट असेंबली ने अपने स्टेट के नाम को केरला से केरलाम में चेंज करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया है। अब उनकी रिक्वेस्ट सेंटर से है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 को अमेंड करें, जिससे उनका ये डिसीजन फाइनली इम्प्लीमेंट हो जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में आई होप आपको आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होगा। आर्टिकल 3 डील करता है न्यू स्टेट फॉर्मेशन से और एग्जिस्टिंग स्टेट्स के एरिया, बाउंड्रीज और नेम्स की ऑल्ट्रेशन से। आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 भी इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप उनके बारे में पढ़ लें। हमने रिसेंटली अपने एक एडिशन में मेंशन किया था कि मध्य प्रदेश के पास टाइगर की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से स्टेट में एलिफेंट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? इस ही एग्जैक्ट नॉलेज को यूपीएससी प्रिलिमिनरी में टेस्ट भी कर चुका है। इसका आंसर है कर्नाटका। और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने स्टेट्स के एलिफेंट को फिर से एन्यूमरेट किया है और एज अ रिजल्ट उनके स्टेट की एलिफेंट पॉपुलेशन बढ़ गई है। 2017 में ये पॉपुलेशन 6049 थी और इस साल ये बढ़कर 6395 हो गई है। कर्नाटका के बंदीपुर टाइगर रिजर्व और उसके बाद नागरहोल टाइगर रिजर्व में हाईएस्ट पॉपुलेशन की डेंसिटीज है। ये न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पीडीएस से। देश में चल रही फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक बार फिर से सेंटर ने अपने सेंट्रल स्टॉक से ओपन मार्केट सेल्स स्कीम के थ्रू व्हीट और राइस को मार्केट में रिलीज करने का स्टेप लिया है। आई एम श्योर यू नो द बेसिक इकोनॉमिक्स ऑफ हाउ सप्लाई इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस। आप ओपन मार्केट सेल्स स्कीम के बारे में पढ़ लें। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पीडीएस की एक मेजर स्कीम है। और अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पीडीएस की और कौन कौन सी मेजर स्कीम्स हैं। ये न्यूज़ है इंटरनेशनल करंट अफेयर से। चाइना की इकोनॉमी में डिफ्लेशन रिपोर्ट की गई है, मतलब उनके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में नेगेटिव ग्रोथ रिपोर्ट हुई है। पिछले साल जुलाई से कंपैरेटिवली इस साल उनका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 0.3% कम रिपोर्ट हुआ है। ये न्यूज़ फिलहाल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट ऐसी ट्रेंड्स की नॉलेज होनी चाहिए। ये हमारा आज का मेजर सेक्शन है। इस सेक्शन में हम डेली पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को कवर करते हैं। कल पार्लियामेंट का 15वां दिन था और लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर जोरदार बहस होती है और राज्यसभा में
बिना ऑपोजिशन की प्रेजेंस के कई मेजर बिल्स को पास कर दिया जाता है। लोकसभा में कल नो कॉन्फिडेंस मोशन पर डिबेट का दूसरा दिन था और कल ऑपोजिशन से राहुल गांधी हाउस को एड्रेस करते हैं और ट्रेजरी बेंचेस से अमित शाह हाउस को अपने लगभग 2 घंटे लंबी स्पीच से एड्रेस करते हैं। लोकसभा की शुरुआत होती है क्वेश्चन आवर से, जिसके बाद हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है और हाउस के दोबारा से रिकन्वीन होने के बाद राहुल गांधी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर डिबेट को ओपन करते हैं। अपनी लगभग आधे घंटे की स्पीच में वो भारत माता मेटाफोर का यूज करके कि गवर्नमेंट ने मणिपुर में भारत माता का मर्डर कर दिया है, मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की है, और वो गवर्नमेंट को मणिपुर में चल रहे और हरियाणा में रिसेंटली हुए कम्युनल वायलेंस के लिए ब्लेम करते हैं। आपने चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। उनका जवाब ट्रेजरी बेंचेस मतलब कि गवर्नमेंट बेंचेस से किरण रिजिजू और स्मृति ईरानी देती हैं। किरण रिजिजू उनको अपने कमेंट्स के लिए माफी मांगने के लिए बोलते हैं और स्मृति ईरानी अमंग अदर थिंग्स उनको हाउस में फ्लाइंग किस के इनअप्रोप्रिएट जेस्चर को यूज करने के लिए एक्यूज करती हैं। उसके बाद इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर डीएमके की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कनिमोझी बोलती हैं, बीआरएस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव बोलते हैं, शिरोमणि अकाली दल की एमपी हरसिमरत कौर बादल बोलती हैं और जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला भी बोलते हैं। ओपोजिशन की स्पीचेस खत्म होने के बाद अमित शाह हाउस को एड्रेस करते हैं। वो बोलते हैं कि ओपोजिशन को गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं है, पर इस देश के लोगों को है। वो अपनी गवर्नमेंट की पिछले 9 साल के अचीवमेंट्स को लिस्ट करते हैं और मणिपुर में किए गए अपने इंटरवेंशंस को भी लिस्ट करते हैं, ये बोलकर कि सेंटर ने मणिपुर में सिक्योरिटी, फूड, मेडिकल एड, एजुकेशन एंड पीस टॉक्स करने के लिए काफी स्टेप्स लिए हैं। ये था लोकसभा का 15वां दिन। राज्यसभा में कल 8 अगस्त 1942 इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डेट है। क्या आपको पता है कि इस दिन क्या हुआ था? 1942 में इस दिन महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक से क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया था। आई ऑब्वियसली अज्यूम कि आपको इस इवेंट और इससे अदर रिलेटेड इवेंट्स जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पता होगा। तो राज्यसभा की शुरुआत क्विट इंडिया मूवमेंट के कमेमोरेशन के साथ होती है। मेंबर 1 मिनट का साइलेंस ऑब्जर्व करते हैं जो लोग शहीद हुए थे उनके रिस्पेक्ट में। उसके बाद मणिपुर पर डिस्कशन की लॉन्ग ड्यूरेशन डिमांड को लेकर बहस होती है और ओपोजिशन मेंबर्स हाउस से वॉकआउट कर देते हैं और फिर हाउस में कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्ड कास्ट, ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023, कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल 2023 को बिना ओपोजिशन की प्रेजेंस के पास कर दिया जाता है। ये था राज्यसभा का 15वां दिन। हम पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को रेगुलरली कवर करते रहेंगे। ये हमारा आज का एक्सप्लेनर पीस है और इसका कॉन्टेक्स्ट है स्मॉल न्यूक्लियर मॉड्यूलर रिएक्टर्स, जिसकी एब्रीविएशन होती है SMR। और इस पीस के ऑथर्स बात करते हैं जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर से अलग बनाता है। ये कैसे डीकार्बनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर सकता है, ये कैसे इंडिया की यूरेनियम डिमांड और उसको यूज करने के तरीके को इम्पैक्ट करेंगे और इनसे एसोसिएटेड लीगल और रेगुलेटरी चैलेंजेस क्या हैं। आई एम श्योर आपको पता होगा कि पूरी दुनिया इस समय कोशिश में है क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करने में, पर करंटली अगर क्यूमुलेटिवली देखा जाए तो पूरी वर्ल्ड की एनर्जी का 82% शेयर फॉसिल फ्यूल से डिराइव्ड है। और क्योंकि एनर्जी की डिमांड सिर्फ बढ़ने ही वाली है, एक सेफ फ्यूचर के लिए इस एनर्जी सेक्टर को डीकार्बनाइज करना क्रिटिकल है। और किसी भी कंट्री की एनर्जी डिसीजन मेकिंग में पहला फैक्टर ये होता है कि कोई भी एनर्जी सोर्स कितना स्टेबल और रिलायबल है। और ये स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी ही एक मेजर रीजन है कि कोल एनर्जी इतनी प्रेफर्ड है। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इस ही पर्सपेक्टिव से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी काफ़ी रिलायबल हैं। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में सोचा जाए तो उसका सबसे कॉमन अल्टरनेटिव है सोलर और विंड एनर्जी, पर सोलर और विंड दोनों ही काफ़ी एक्सपेंसिव और अनरिलायबल हैं। और एक कमिटेड एनर्जी ट्रांजिशन अचीव करने के लिए सोलर और विंड के साथ साथ एक स्टेबल और रिलायबल पावर सोर्स भी होना चाहिए।
और आज के समय में जितनी भी क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज हैं वो अपनी फंक्शनिंग के लिए काफ़ी रिलायबल हैं क्रिटिकल मिनरल्स पे, जैसे कि लिथियम, निकल, कोबाल्ट वगैरह। और जैसे कि हमने अपने रीसेंट एडिशन में बात भी की थी, ये मिनरल्स सिर्फ कुछ ही कंट्रीज़ के पास अबंडेंस में हैं और ऐसे में इन गिने चुने एक्सपोर्टर्स पर क्रिटिकली डिपेंडेंट होना जियोपॉलिटिकली रिस्की है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात की जाए तो इनका इस समय पूरी दुनिया की एनर्जी क्रिएशन में सिर्फ 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एमिशंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी फ्रेंडली होते हैं और इनको सेटअप करने के लिए जितना एरिया चाहिए उस हिसाब से भी ये काफ़ी फिजिबल हैं, क्योंकि सोलर और विंड एनर्जी की तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वेदर इंडिपेंडेंट होते हैं और 24/7 ऑपरेट कर सकते हैं। पर क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इतने टेक्निकली इंटेंसिव होते हैं, इनको एस्टैब्लिश करने का प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है और इस ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की कैपेसिटी 300 मेगावाट तक होती है और इनको एस्टैब्लिश करने के लिए कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। इनको एग्जिस्टिंग थर्मल पावर प्लांट्स के एरिया में ही इजीली सेटअप किया जा सकता है और इसी वजह से कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट से एसोसिएटेड चैलेंजेस, जैसे कि वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों को एविक्ट करना, ऐसे लेंदी स्टेप्स स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से प्रिवेंट हो जाते हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का डिज़ाइन इस तरीके से होता है, अगर कोई एक्सीडेंट होता भी है तो उससे न्यूक्लियर कंटैमिनेशन का रिस्क नहीं होता और इसमें और भी काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स होते हैं जो इनको कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर से कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा सेफ बनाते हैं। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, इन्हीं सेफ्टी और मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट्स की वजह से इनको एग्जिस्टिंग ब्राउनफील्ड साइट्स मतलब ऐसी साइट्स जहां पर ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को ब्राउनफील्ड साइट्स पर इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है बिना किसी स्पेशल स्टडीज़ के या कोई खास लाइसेंस की ज़रूरत के। और इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में सेफ्टी के साथ साथ एक और खासियत ये है कि ये लो एनरिच्ड यूरेनियम पर ऑपरेट करते हैं और इस लो लेवल का यूरेनियम एनरिचमेंट हर कंट्री अचीव कर सकती है जिनके पास यूरेनियम की माइंस है, सिर्फ मिनिमल रेगुलेटरी परमिशन के साथ। और जैसा कि एक जनरल ट्रेंड होता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है उसका प्राइस ड्रॉप हो जाता है, हाईली एक्सपेक्टेड है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का भी प्राइस काफ़ी जल्दी कम हो जाएगा। और जिस पेस से इंडिया की ग्रोथ हो रही है, जाहिर सी बात है इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगी। और अगर इंडिया को अपना नेट ज़ीरो बाय 2070 गोल अचीव करना है तो सिर्फ कन्वेंशनल सोर्सेस जैसे कि थर्मल पावर जनरेशन, इन सोर्सेस पर डिपेंड होना फिजिबल नहीं है। इंडिया को अपने एनर्जी के मिक्स में न्यूक्लियर पावर के शेयर को बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे इंडिया ने अभी रिसेंटली क्रिटिकल मिनरल की माइनिंग को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया है, ऐसे ही न्यूक्लियर पावर जनरेशन को भी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए खोलना एक एसेंशियल स्टेप होगा। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए इंडिया को अपने एटॉमिक एनर्जी एक्ट में ज़रूरी अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे और उसमें और सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट एडिशन।